नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां ठगों वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल रमन सिंह के फेक अकाउंट के जरिए लोगों के पैसे मांगने की कोशिश की गई, जिसके बाद रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। और रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिसने छत्तीसगढ़ को ठगा उसे किसने ठग लिया। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ठग के साथ भी ठगी। जी हां, छत्तीसगढ़ में ठगों वाली सियासत शुरू हो गई है। दरअसल साइबर ठगों ने रमन सिंह के नाम पर ठगी की कोशिश की है। इनकी फेसबुक आईडी क्लोन कर ली गई, यानी कि हूबहू दूसरी आईडी बनाकर लोगों को मैसेज भेजे गए। ठगों ने रमन सिंह बनकर लोगों से रुपए वसूलने का हथकंडा भी आजमाया, मगर तब तक फेक आईडी की बात उजागर हो गई। अब तक किसी के रुपए ठगों को देने की बात सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद रमन सिंह ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ठगों के सरगना दाऊ के राज में आज कोई सुरक्षित नहीं। जब छत्तीसगढ़ में जामताड़ा स्तर के गिरोह पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर ठगी कर सकते हैं, तब आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी। वैसे कांग्रेसी मंत्री हो या डॉक्टर रमन, ये ठग भूपेश विरोधियों को लक्ष्य क्यों बना रहे हैं। तो रमन सिंह ने इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को निशाने पर लिया, लेकिन जब सीएम भूपेश बघेल से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। ठग के साथ भी ठगी। पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा उन्होंने। किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, और तो और चिट फंड कंपनी मतलब निवेशकों को भी ठगा। तो वो ठग महाराज को किसने ठग लिया। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में ठगों वाली सियासत तेज हो गई है। रमन सिंह के फेसबुक अकाउंट के बहाने कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार शुरू कर दिया है। हालांकि इस सियासी शोर में असल मुद्दे दब गए, मसलन कि क्या छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों का जाल फैलता जा रहा है। आखिर छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, सुशांत शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता, वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और जिस तरह से मामला अब बढ़ता जा रहा है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है और पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी, ये लाजमी है समझना। सुशांत जी, आपका रिएक्शन क्या? आपको लग रहा है कि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने ये जवाब दिया कि ठगों के साथ ठगी हो गई, क्या वो समस्या से बचने की कोशिश कर रहे थे? सीएम भूपेश बघेल जी का जो चरित्र है, उन्होंने अपने बयान पर स्पष्ट तौर पर कह दिया। जो स्वयं ठगों के सरदार, छत्तीसगढ़ में अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित उनकी कार्यशैली स्पष्ट तौर पर कहती है कि तबादला उद्योग के नाम पर जनता को ठग रहे हैं, थानों के नीलामी पर पुलिस विभाग को ठग रहे हैं, खनिज पर दाऊ टैक्स की वसूली करके जनता को ठग रहे हैं, मुंह माफिया की मौज है, सरकारी जमीन नीलामी पर है जिससे जनता को ठग रहे हैं। युवा तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में ठगा गया है कि इनकी अपनी एजेंसी के माध्यम से इन्होंने 1% से कम बेरोजगारी होने का दावा किया और उसके बाद मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में 2500 बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करते हैं। दवा की जगह दारू बेची, शराब पर कोरोना सेस लगाया। बदलापुर की राजनीति इनकी सगल में है और प्रदेश नेतृत्व की कमी झेल रहा है, जिनके मंत्री स्वयं अपने मुख्यमंत्री को आवास के नाम पर जनता को ठगने का पत्र जारी करके अपने कार्य से पृथक होने की बात कर चुके हैं। तो ये समय समय पर याद आता है कि योजनाएं बंद और वसूली चालू है, तहसील गिरवी है भूमाफियाओं। चलिए, ठीक है, जनता सिर्फ ठगी जा रही है जी। और इसलिए मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का राज नहीं है, ठगेश बघेल का राज है। ठीक है, तो ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। वंदना जी, क्या माना जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और ऐसे में क्या जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसको क्या माने हम? क्या वाकई अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो इस तरह की ठगी सामने आती? देखिए, कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम के कारण यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति का जो माहौल बना हुआ है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको डॉक्टर रमन सिंह ने ठगा नहीं। बड़ी ताजुब की बात है कि आज उसी ठग को कोई दूसरे ठग उसी के नाम से ठग रहा है। आप देखेंगे कि 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शासन रही,
2003 की बात करें तो 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने किसान परिवार को वादा किया था कि प्रत्येक किसान के परिवार है उसको एक एक जर्सी गाय देंगे। जनता ने समर्थन दिया और उस किसानों के जो परिवार है उसको रमन सिंह ने ठग दिया। दूसरी बात, आप देखेंगे कि किसानों को कभी समर्थन मूल्य के नाम से तो कभी बोनस के नाम से ठगा गया, युवाओं को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के नाम से ठगा गया, आदिवासियों को जल जंगल जमीन के नाम से ठगा गया। और आप देखेंगे जो चाउर वाले बाबा बोलते थे वो पीडीएस घोटाला 36,000 करोड़ घोटाला के नाम से जनता को ठगा गया। तो कभी चिट फंड फंडिंग के फंड के नाम से जनता को ठगा गया। अदानी को जो लाभ दिया उस पर भी बयान दीजिएगा। 15 साल देखिए, 15 साल तक तो आपकी सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। इसी 2018 में जो 15 साल शासन किया कॉरिडोर को जो आपने समर्पित किया अदानी को, जो आपके संसद में नेता राहुल गांधी ठगने का काम कौन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे से पता चला। आप देखेंगे कि जब से देखिए आप सुनिए आपको सुनने का साहस होना चाहिए। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए जब से कांग्रेस की सरकार आई है आपने कहा जनता ने भारी प्रधानमंत्री दिया, आवास की 5 चुनाव में हमने जीत हासिल की। आयुष्मान कार्ड से छत्तीसगढ़ की जनता क्यों वंचित है? वृद्धा पेंशन क्यों बंद है? जननी सुरक्षा योजना क्यों बंद है? मुक्ति यात्रा क्यों योजना क्यों बंद है? राशन दुकानों में राशन क्यों नहीं है? केंद्र की योजनाओं में छत्तीसगढ़ की सरकार है तो आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक आपातकाल की ओर है और थाने नीलामी पर है? चलिए सुशांत जी आप जरा वंदना जी की बात को सुनिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ऐसे चिल्लाने से नहीं होता। थाने नीलामी पर है, तबादला आप क्या सुशांत जी ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। कैसे काम चलेगा? यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इन लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। जब कड़वाहट जनता के सामने आ गई है तो इन लोगों को चलिए देखिए, अगर इसी तरह से पक्ष और विपक्ष लड़ता रहेगा तो शायद ये जो कानून व्यवस्था है इस पर भी हम नजर नहीं डाल सकते हैं, कहां पर खामियां हैं, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। सिर्फ एक राजनीति इस पर होती रहेगी, जो कि आज हमारा मुद्दा भी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, तो क्या माना जाए, हर छोटी छोटी बात पर अगर सियासत होगी तो जो मेन मुद्दा है जैसे साइबर क्राइम, उस पर तो ध्यान जाएगा ही नहीं। सवाल किया पूर्व सीएम ने, जवाब दिया मौजूदा सीएम ने, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। देखिए, ऐसे विवादों से आम जनता का कोई भी फायदा नहीं होता। जनता सेवा में ये दोनों चीजें नहीं आती। आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीति का विषय होती है और पार्टियां जो है उसका आनंद लेती हैं। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आखिर ये जो विवाद हो रहा है इसमें संदेश क्या जा रहा है, जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है, उसको ध्यान से समझिए। ये उनको कह रहे हैं और वो इनको कह रहे हैं कि सीएम ठग है, माने वो इस सीएम को ठग बोल रहे हैं, वो इस सीएम को ठग बोल रहे हैं। जनता क्या सोचेगी, क्या सीएम के पद पर ठग ही बैठते हैं? जो ठगी करने वाले लोग होते हैं वही बैठते हैं? क्या सीएम का पद इतना बदनाम पद है कि वहां सिर्फ ठगी की जाती है? ऐसे बयानों का अर्थ क्या निकला जनता के बीच में, ये समझना होगा। राजनीति के फायदे भी समझने होंगे, नुकसान भी समझने होंगे। ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन इस तरह के आरोप हल्के होते हैं। मैं इसको हल्का आरोप मानता हूँ कि इसका लाभ हानि कुछ नहीं है, बल्कि संदेश गलत जा रहा है। सत्ता ये कि सत्ता में बैठने वाला हर व्यक्ति जो है ठग बन जाता है, लोगों को ठगता है। तो लोगों को अगर ऐसा ठगने के लिए कोई सीएम बनता है तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। हाँ ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए। ये विपक्ष जो है प्रजातंत्र का जो है एक रक्षक होता है विपक्ष, और सत्ता पक्ष का जो है जनसेवा का मुद्दा होता है। दोनों को जनसेवा करनी है, अपने अपने तरीके से दोनों को जनसेवा करनी है। लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी हालत में, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी लाइन से कोई जनहित मुझे दिखाई देता नहीं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के आरोप प्रत्यारोप का जो है एक मजाक उड़ाया जा रहा है और जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल, और इस पर कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वंदना जी फेक आईडी अगर कोई बना रहा है, और यहाँ पर ये देखिए कि जो पूर्व सीएम है अगर उनके ही अकाउंट को हैक किया जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेखौफ अपराधी यहाँ पर हैं और डर जरा भी नहीं है। देखिए, अगर ये साइबर क्राइम की अगर बात करते हैं तो ये
पहले भी ऐसा हो चुका है। अब देखेंगे पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह के समय भी ये जो साइबर क्राइम है वो बार बार होता गया है। अब ये जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करना है अपने को। अगर उसके साथ ऐसा जो ठगी का हुआ है तो उनको सबसे पहले जा करके साइबर क्राइम में उनको रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए था, ना कि यहाँ पर बयानबाजी करना चाहिए था। इन लोगों को सिर्फ और सुर्खियों में बने रहने की बात है। ये लोग कभी विकास की बात नहीं करते मैडम, इन लोग कभी विकास की बात नहीं करते, कभी महंगाई की बात नहीं करते, कभी किसानों की बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल की तरफ ले जाकर 10 जनपद के लिए छत्तीसगढ़ के संसाधनों चलिए सुशांत जी, हाल है, जनता बेहाल है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का राज है। सिर्फ लूट की दुकान ऐसे में नहीं चलेगा काम, ऐसे में नहीं चलेगा। आपको शांति से सुनना और आप बात कर रहे हैं थाने नीलामी पर बंद कराइए भाई, ऐसे में कैसे चलेगा काम और बताइए। साइबर क्राइम के साथ साथ दूसरे क्राइम जो अपराध है उसको सरकारी संरक्षण है, नशे के व्यापार को पुलिसिया संरक्षण है। क्यों कि हर 6 महीने में थानेदार बदले जाते हैं, क्योंकि एक लिफाफा पद्धति सीएम आप हाउस अपने से 15 साल के जो छत्तीसगढ़ में आपकी भाजपा की सरकार थी उसको तो याद रखिए। गलिया का रिकॉर्ड, हीरा कार्ड, आप उनको आप बताइए ना बच्चों के साथ कि बलात्कार छत्तीसगढ़ होता था, माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमावली को देने का काम पूरी करते तरह थे। धज्जियां उड़ाई जा रही है तबादला और पदस्थापना के नाम नेता पर। प्रतिपक्ष आपने है दुकान खोल विधानसभा रखी के है तबादले नारायण चंदेल जी प्रशासन का के मनोबल आपने बेटे लूट को रखा है। आरोप लगा है। आप बात करेंगे अपराध पर संरक्षण की और शांति की टापू की। मैं हंसी आती है मुझे आपके बलात्कारी बोलते हो, आइए बलात्कारी को संस्कारी बोलते हो, एक बलात्कारी संस्कारी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 1 वर्ष से ज्यादा कोई एसपी टिक पाया हो? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सुशांत जी आप पहले वंदना जी को सुन लें, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे सुशांत जी ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से वंदना जी कह रही हैं कि आपने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है कहीं? देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ जिस विषय पर आज ये बात हो रही है, अपराध शांति का टापू उन्होंने तथाकथित तौर पर बताया अपने नेता की स्थिति वंदना में। मैं पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तबादला उद्योग को गृह उद्योग का दर्जा देकर पुलिस के मनोबल को लूटने वाली भूपेश नहीं, देखिए मामला तो यहाँ पर पूर्व सीएम के साथ साइबर ठगी का है। मेरा विषय पूरा साइबर ठगी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अपराध होता है चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है, थाने नीलामी पर है, तबादले के आधार पर पुलिस का मनोबल लूटा जा रहा है और एक पद्धति बनाई गई है वसूली की। अगर आपको पोस्टिंग चाहिए तो सीएम हाउस में लिफाफा पहुंचाना होगा। यह पद्धति है छत्तीसगढ़ में, लूट की दुकान बचा रखी इन्होंने। क्योंकि ये पद्धति पहले से चली आ रही थी। नियमावली का सीधा उल्लंघन छत्तीसगढ़ में लगातार 4 वर्षों से होता आ रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं बचा जिस जिले में पुलिस अधीक्षक और थाने 1 वर्ष से ज्यादा स्थापित किए जाते होंगे। हर 6 महीने में एक नई पदस्थापना की लिस्ट जारी होती है। आज भी एक लिस्ट निकाली इन्होंने डीएसपी की। आखिर पुलिस अगर मनोबल खोएगी तो अपराध पर, नशे पर और ऐसे समस्त गैर कानूनी कारों पर नियंत्रण कैसे करेगी? मैं आपके चैनल से, आपके राष्ट्रीय चैनल पर माननीय वंदना जी से पूछना चाहता हूँ कि बताइए ना ऐसा कौन सा जिला बचा है जिस जिले में पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रशासन ठीक है वंदना जी, चलिए ठीक है सुशांत जी वंदना जी का जवाब सुन लेते हैं। बताइए वंदना जी। वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो जवाब देना चाहती हूँ सुशांत जी तो नहीं सुनते, बिल्कुल चिल्लाने और हड़बड़ाने में लगते हैं, क्योंकि जो सच्ची बात होती है कड़वाहट होती है। सुनिए सुशांत जी, आप सुनिए। सुशांत जी अब आप सुनिए जवाब, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शासन को याद करिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, इसीलिए आपके जो विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष के बेटे वो फरार है, क्योंकि उनको कानून से डर है। जिन पर रेप का आरोप है वो आरोपी फरार संरक्षण के लिए भाजपा के नेता न्याय के लिए जा चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार षड्यंत्र के तहत बदलाव की राजनीति कर रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल पर, माननीय नारायण चंदेल जी के पुत्र के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप निराधार है और आने वाले समय में माननीय न्यायालय को न्याय दृष्टांत आएगा कि से बाहर नहीं है। लेकिन उस समय जब आप नहीं तय कीजिएगा कि सरकार की बदलाव की राजनीति नारायण चंदेल जी के परिवार के ऊपर हो रही है, ये व्यवस्था सुनिश्चित होती है। माननीय न्यायालय के समक्ष विषय जा चुका है, जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ कि नारायण चंदेल जी के पुत्र के विषय पर माननीय न्यायालय का न्याय दृष्टांत आएगा और स्पष्ट तौर पर आएगा। उसको पुलिस के हवाले करते क्यों नहीं है? अरे आप बताइए ना सौम्य चौरसिया क्यों अंदर है? आप बताइए सौम्य चौरसिया क्यों अंदर है? आप जनता के पैसे को एक सरकारी अधिकारियों के चलिए बहुत गंभीर आरोप है सुशांत जी जो कि आपने लगाया है।
गंभीर आरोप है प्रदेश सरकार पर जो लगाया गया है कि पदों की खरीद फरोख्त होती है। बाबूलाल जी, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा होता है या पहले होता रहा है? प्रश्न फिर से बोलिए। जी, जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया सुशांत जी ने कि पदों की भी खरीद फरोख्त होती है, कानून व्यवस्था में भी जो पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं पैसे ले दे के दिए जाते हैं, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये आरोप तो डॉक्टर रमन सिंह के दौर में भी लगते थे, जोगी जी के भी दौर में लगते थे और अभी भी लग रहे हैं। इस दौर में, सिर्फ वर्तमान सरकार के दौर में, अभी हाल 1.5-2 साल के अंदर में इस पुलिस विभाग में बहुत सारे तबादले हुए। उसके कारण जो है ये आरोप लगाने का बीजेपी ने प्रयोजन किया है। निश्चित रूप से जो है हो तो रहे हैं आरोप, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के दौर में भी ऐसा ही होता था और आरोप कांग्रेस लगाती थी। ये तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया को आप जब भी कभी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति से पूछेंगे तो बोलेंगे ये तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष का व्यक्ति जो भी होगा, चाहे वो कांग्रेस विपक्ष में हो चाहे भाजपा विपक्ष में हो, तो वो ऐसे ही आरोप लगा के लेन देन हो रहा है। ये आरोप के प्रसंग है और उसकी सत्यता क्या होती क्या नहीं होती, वो सामान्य वर्ग अपने ढंग से सोचता है और राजनीतिक वर्ग अपने ढंग से सोचता है। ये अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से सुशांत ने आज बधिया उधेड़ी है कांग्रेस सरकार की, वो मानना पड़ेगा कि एक बहुत अच्छे जो प्रवक्ता होते हैं, जो कहीं चुप न रह करके जो सामने वाले को दबा सकते हैं, वो क्षमता इनके अंदर में है। मैंने ये देखी। और देखिए, साइबर क्राइम जहां तक है निरंतर चल रहा है। मैं तो प्रारंभ से देख रहा हूँ, निरंतर चल रहा है। बैंकों से अनेकों के लाखों रुपए चले गए, हमने देखे हैं। ये प्रारंभ से ही चल रहा है। ये 20-25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा दर्द सिर्फ इतना है कि इस तरह से जो आरोप है, कम से कम बड़े पदों के मुंह से नहीं निकलना चाहिए और उसमें जनता के बीच जो बात जाती है, संदेश जाता है, वो ठीक नहीं जाता। होना ये चाहिए कि ये इसको सामान्य घटना की तरह लेकर के इस पर चर्चा होती कि भाई बिल्कुल रमन सिंह जी की क्या, हम लोगों के, कई लोगों के भी ऐसे ही फेक आईडी बनी है और लोगों से पैसे मांगे गए, कुछ लोग पैसे दे भी दिए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। जामताड़ा गिरोह जो है प्रारंभ से ही हावी है। छत्तीसगढ़ में भी हावी है, झारखंड में भी हावी है, बिहार में भी हावी है, पश्चिम बंगाल में भी हावी है, पूरे देश में हावी है। कौन बचा है उससे? तो ये अपने अपने तरीके हैं। आपकी जो अयोग्यता है, आपकी क्षमता नहीं है समझने की, और आप गलत सलत बटन दबा देते हैं तो आपका हैक हो जाता है और आपके पैसे निकल जाते हैं, तो आपकी गलती मानी जाती है। ठग तो कोशिश करेगा ना, अपनी तरफ से कोशिश करेगा, तो कोशिश करते आप फंस जाते हैं। अपनी सतर्कता जरूरी है, हमको शिक्षित होना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है कि हम कहाँ किस तरह से करें। वो काम जो है डॉक्टर रमन सिंह ने तुरंत किया कि भाई मेरे नाम से फेक आईडी बनी है, और किसी भी नेता बनेगी तो तुरंत वो कहेगा कि मेरे फेक आईडी बनी है, उससे चक्कर में मत आइए। वो उन्होंने किया। बिल्कुल। तो वंदना जी, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अगर इस तरह की शिकायत आती तो कम से कम पहले उस कार्रवाई होनी चाहिए थी साइबर क्राइम के तहत, और साइबर पुलिस को इस पर कार्रवाई एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन शायद मुद्दों से, राजनीति में यही माना जा रहा है कि मुद्दों से भटक जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार में ऐसा था, मेरी सरकार में ऐसा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अपराधियों का भला होता है, उन्हें फायदा होता है। देखिए, साइबर जो क्राइम है वो अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। तो मैं वही तो पहले भी बोली कि देखिए, अगर ऐसा कुछ घटना घटित होता है तो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम को जानकारी ना कि सुशांत जी, सवाल वंदना जी से, मैंने आपको सुना, मैं आपके पास करते रहना चाहिए। तो साइबर क्राइम अपना काम कर रहा है, अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, उसमें सुनने की क्षमता नहीं है। वो जब बोलते हैं तो मैं बहुत समझ नहीं पाएंगे वंदना जी क्या कह रहे हैं। तो वो बहुत बड़बड़ाते हैं। तो ऐसे में ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम उनको सुनने की कैपेसिटी होना चाहिए। ऑडियो आपका डाउन करना पड़ेगा, बता दूं मैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। कानून की राज बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दा बोले जा रही हूँ मैं, कि आप देखेंगे कुछ दिन पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता है, उसके बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगा हुआ है और कानून के राज से इतना डरे हुए हैं कि वो फरार हो गए हैं। और ये जो भाजपा के जो नेता है उनको संरक्षण देने के काम कर रहे हैं। अगर कानून का डर नहीं रहता तो फरार नहीं होते, वो सामने आते, लेकिन उनको कानून का डर इसीलिए फरार हो गए हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है यहाँ कानून का राज चलता है, इसीलिए एक भी जो आरोपी है वो आप देखेंगे नहीं, अगर राज चलता तो फिर ऐसा होता ही नहीं। सलाखों के पीछे है जी। अगर राज चलता और कानून व्यवस्था दुरुस्त होती वंदना जी, तो फिर इस तरह की खबरें नहीं आती सामने।
देखिए, अगर साइबर क्राइम की बात करते हैं तो अभी मेरा जो बाबूलाल जी है ना, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। जहां छत्तीसगढ़ की बात अगर करते हैं तो जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर तो साइबर मुख्यमंत्री की क्राइम परिवार की अधिक हो रहा संलिप्तता क्या है? आप अगर यूपी की बात करते हैं मैं आपसे वहां भी पूछना साइबर चाहता क्राइम हूं अधिक हो रहा है। कि लेकिन पुलिसिया वहां पर कोई विभाग एक्शन के नहीं लिया तबादले जाता। पर मनोबल छत्तीसगढ़ को है, देने वाली कांग्रेस की पुलिस सरकार है, अपराध वहां पर वाली एक्शन नशे लिया के ठीक है जाता वंदना जी, वंदना जी, यहाँ पर एक डाटा और भी हमारे पास है। मैं आपको बता दूं एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। दरअसल 2019 में छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के 175 मामले थे, 2020 में 297 बढ़े हैं, 2021 में 352। तो ये माना जाए कि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और इन पर अंकुश नहीं लग रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अब यहाँ पर एक दूसरे को दोष देने का मतलब क्या है? जब दोनों ही सरकार में साइबर क्राइम बढ़ा है तो फिर आरोप लगाकर क्या ये बचने की राजनीति है? मुझे बोलने का अवसर देंगे जी देखिए, मैं वही बात बोल रही हूँ कि साइबर क्राइम अपनी मुझे भली बोलने का बात अवसर बहुत दें। अच्छे वंदना से जी को आपने जानकारी बहुत है। अवसर दे दिया। चलिए। सत्ता को शासक को हमेशा उदाहरण जी। प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, अब मैं 30 सेकंड सुशांत जी को भी देना चाह रही हूँ। सुशांत जी, आपके राज में भी साइबर क्राइम काफी था, वो बढ़ा ही है। अगर कांग्रेस में बढ़ा है तो ये बीजेपी के शासन में भी था। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में साइबर क्राइम में क्या काम हुए। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में साइबर क्राइम की शाखाएं खोली गई, जिसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने क्राइम ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया जो पूर्ववर्ती वसूली रमन के सिंह अभियान के सरकार लिए। है, मैं चुनौती दे रहा काम किया हूँ, है। मैं चुनौती देता हूँ। आइए साइबर ब्रांच कहाँ पर है उन्होंने जनता को 15 साल ये ठगने का बताइए काम ना। किया है। आप बताइए ना कहाँ पर है साइबर क्राइम? घोटाला में ठगने का काम मैं किया, अरे आप वंदना जी किया है, गिरेबा पे झांकना चाहिए शासक को। शासक को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष के पुत्र के ऊपर आरोप लगाने के पहले खुद के गिरेबा पे झांकिए कि सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी क्यों जेल के सलाखों के पीछे हैं। जनता का पैसा अधिकारियों के ठीक है, घरों और में मैसेज यही जाता है लोगों के बीच कि आप कोई भी समस्या आते हैं उस पर राजनीति करने लगता है। अगर कोई समस्या है, साइबर क्राइम भी है, तो कम से कम लोगों के बीच ऐसा संदेश जाए जिसमें ये लगे कि ये राजनीति से परे है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अपराधियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।